नमस्कार दोस्तों, मैं हरजोत सिंह आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हड़प्पन जो ट्रेड है, कॉमर्स है और एक्सचेंज का जो सिस्टम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कैसे इकोनॉमिक बेस जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक तरह से मदद करता है, उसको एक सिविलाइजेशन, एक बड़ी सिविलाइजेशन बनने में। और उसमें कैसे अर्बन डेवलपमेंट में कॉमर्स का जो महत्वपूर्ण योगदान है। अगर कॉमर्स की बात की जाएगी तो उसमें ट्रेड नेटवर्क की भी बात होगी। और ट्रेड नेटवर्क्स दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदरूनी और बाहरी, किन रास्तों से जो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो व्यापार करते थे, और कैसे उनके जो विदेशी जो सिविलाइजेशन थी उनके साथ संबंध थे। उसके साथ ही हम जो उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और टेक्नोलॉजी है, लॉजिस्टिक एंड रूट्स का जो सिस्टम है उसको देखेंगे। इसमें हम जमीन के रास्ते भी देखेंगे और समुद्र और कोस्टल जो पोर्ट्स का सिस्टम होता था उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते थे, और कैसे वो जो महत्वपूर्ण जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते थे, मेटल्स होते थे, उनकी एक तरह से ज़रूरत को कच्चे माल के रूप में पूरी करते थे और उससे जो फिनिश्ड गुड्स बनाते थे। सो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो ब्राउन्ज एज की जो इकोनॉमी है उसका जो सबसे बड़ा जो फंडामेंटल पिलर है वो वो केवल जो उसकी जो डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बिल्ड हुआ है। और उसकी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ में दो चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर और क्राफ्ट प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर का हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि कैसे वो एक फंडामेंटल बेस है, एक बुनियादी चीज़ है जिससे अर्बन सेंटर जो है ना वो डेवलप होते हैं, अपने आप को बचा कर रख पाते हैं। और कैसे वो ट्रेड सरप्लस को जो है वो जनरेट करते हैं इसके ज़रिए। क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो हाईली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उस समय की, पोर्ट्री है और मेटल से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं वो क्राफ्ट प्रोडक्शन में आती हैं। सो ये बुनियादी जो फाउंडेशनल जो पिलर्स हैं ब्राउन्ज एज की इकोनॉमी के, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के। अब अगर आप ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की अगर बात करो तो जो प्रोस्पेरिटी है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड नेटवर्क्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है ये काफ़ी बड़े जोग्राफिकल रीजन्स में फैली हुई है। सो जो ट्रेड नेटवर्क्स हैं ये विलेजेस को टाउन से, सिटी से, पोर्ट से, माइनिंग जो जहाँ से चीज़ों की खुदाई होती है, और जो फॉरेन लैंड्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने में मदद करते हैं। सो ट्रेड जो है ना वो आपको विलेज से, टाउन से, सिटी से, पोर्ट से, माइनिंग रीजन से और फॉरेन लैंड से कनेक्ट करने में मदद करता है। इससे कच्चे माल की, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, लग्जरी आइटम्स की और फूड प्रोडक्ट्स की एक तरह की लगातार एक सप्लाई बनी रहती है। और अगर आप बेसिस ऑफ कॉमर्स की बात करो तो जो बेसिक्स ऑफ कॉमर्स में जो आता है वो आता है एक तरह का जो एक्सचेंज सिस्टम। सो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ज़्यादातर जो सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम का है, डायरेक्ट बार्टर सिस्टम का है। और एक उनका स्टैंडर्डाइज ट्रांजैक्शन सिस्टम भी है। और अगर आप कमर्शियल टूल्स की बात करो तो उसमें चीज़ों को नापने तोलने के लिए, वेट को मापने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम है। ठीक है, एक उनके पास सील्स का सिस्टम है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है और मर्चेंट्स का एक बड़ा एक नेटवर्क है। सो जो बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं कॉमर्स की वो सभी हड़प्पन सिविलाइजेशन में मौजूद हैं। अब अगर बात करो इसके ट्रेड की इम्पोर्टेंस की, तो जो जो ट्रेड है ना वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक यूटिलिटी भी देता है और रीजनल इंटीग्रेशन भी देता है। सो दोनों चीज़ें होती हैं ट्रेड के थ्रू हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इसका कोर फंक्शन क्या है? कोर फंक्शन यही है कि ये रिसोर्स सोर्सिंग में मदद करता है। मतलब कि जैसे जो कच्चा माल जो पैदा हुआ है और जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, ये सभी चीज़ों का जो एक एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये ट्रेड के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। सो ये ट्रेड ही है जो ज़रूरत की चीज़ें की, जैसे कि फूड सप्लाई को जो है ना वो गांव से लेकर एक बड़े अर्बन सेंटर्स तक जो है ना वो उसकी एक कनेक्शन बनाकर रखता है। और ये ट्रेड ही है जो क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन और जो एक कॉम्प्लेक्स जो शहरी अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो है ना वो एक रिलेशन बनाकर रखता है। सो इसकी सिस्टमेटिक सिग्निफिकेंस यही है कि जो ट्रेड है ये एक स्ट्रक्चर, ड्यूरेबिलिटी और एकजुटता के लिए जो जो होती है अर्बन सिविलाइजेशन
कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये वास्ट लॉजिस्टिक सिस्टम को प्रोवाइड करता है, क्योंकि आज की तरह उस समय कोई बड़ी गाड़ियों का सिस्टम नहीं है, रेलवे सिस्टम नहीं है, कोई एयर का सिस्टम नहीं है। सो जो ट्रेडिशनल वेज हैं उनके जरिए ही जो है ना वो चीज़ों की जो है वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की के ऊपर उन चीज़ों की मूवमेंट होती थी। अगर आप इकोनॉमिक डिज़ाइन की बात करो तो ये शो करता है कि ये हाईली एडवांस्ड और यूनिफाइड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो इतनी दूर तक पुराने जो एंशियंट तरीकों से ट्रेड करना ये बहुत बड़ी बात थी। सो इससे जो है ना वो एक तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है ना इंटीग्रेशन होती है इतने बड़े इलाकों की आपस में। सो ये ट्रेड का जो एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो इम्पोर्टेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अगर आप ट्रेड की आगे बात करो तो हम इसमें देखेंगे दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक तो इंटरनल ट्रेड नेटवर्क और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड नेटवर्क। इंटरनल ट्रेड नेटवर्क में क्या आता है कि जो रूरल से अर्बन जो जो सेंटर्स है वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं। सो जो ट्रेड है वो गांव को टाउन्स के साथ और टाउन्स को बड़े शहरों के साथ कनेक्ट करता है। और ये जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं जहाँ से चीज़ें पैदा की जाती हैं, फिनिश्ड गुड्स। सो वो कच्चा माल जो माइनिंग से निकाला जाता है उसको कैसे इंडस्ट्रियल सेंटर्स तक लेकर जाना है, ये भी ट्रेड के थ्रू ही होता है। सो आप फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि अगर राजस्थान के खेतरी माइन से जो कच्चा माल हमें मिला है तो उसको अगर ट्रेड के जरिए ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में पहुंचाया जाता होगा, तभी वहां पर बैठे हुए जो कारीगर हैं उस पर काम करते होंगे और उससे ही पैदावार जो फिनिश्ड गुड की पैदावार प्रोडक्शन है वो करते होंगे। सो उसी के साथ जो है ना वो जो ट्रेड ही है जो कोस्टल जो पोर्ट्स होती हैं उनको कनेक्ट करता है इनलैंड सिटीज के। मतलब कि जो कोस्टल पोर्ट्स हैं वो तो शहर ज़्यादातर जो है ना वो दूसरी जो सिविलाइजेशंस हैं उनके साथ ट्रेड करने के लिए होती हैं। सो ये जो बीच में जो जमीन काफ़ी अंदर हैं जो जो समुद्र के दूर से काफ़ी दूरी पर हैं, उन शहरों को कनेक्ट करने का काम करता है ट्रेड। सो ये जो एक तरह का ज्योग्राफिकली लिंक्स बनाता है इंटरनल जो ट्रेड नेटवर्क है। सो ये गुड्स को जो है ना वो सर्कुलेट करता है। गुड्स को कैसे सर्कुलेट करता है, क्योंकि जो एसेंशियल रिसोर्स हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो रेगुलरली एक्सचेंज हो रहे हैं, लगातार एक चेंज हो रहे हैं। जैसे जो अगर आप देखेंगे कंटिन्यूसली मूवमेंट होती है फूड ग्रेन्स की और पोल्ट्री की, जो 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 मिट्टी से बने बर्तनों की, जो एक तो ये तो सभी को सर्वाइवल के लिए उस समय ज़रूरत रहती ही थी। तो ये ट्रेड ही पॉसिबल करता था जो इंटरनल ट्रेड नेटवर्क है। और क्राफ्ट की अगर बात करो तो जो जो फ्लो ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स है, ऑर्नामेंट्स है, टेक्सटाइल्स है, इसको लगातार बनाकर रखता है इंटरनल ट्रेड। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यही है कि ये एक तरह की सिस्टमेटिक फाउंडेशन देता है जिससे इंटायर अर्बन जो इकोनॉमी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो चलती थी। और इंटरनल कमर्स जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉरेन ट्रेड से भी ज़्यादा उस समय। सो इस तरह जो इंटरनल ट्रेड नेटवर्क है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब अगर आप बात करो बेसिस ऑफ एक्सचेंज की, तो ये जो सिस्टम है ये उस समय का जो ट्रेड है वो बिना कोइनेज सिस्टम के जो है ना वो कनेक्ट है। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली चीज़ों को जो है ना सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जो बार्टर इकोनॉमी है। बार्टर इकोनॉमी में क्या होता है कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का जो है ना एक्सचेंज कर लिया। सो ये बार्टर सिस्टम है वो प्राइमरली जो है ना वो रिलायंस करता है कि चीज़ों की जो डायरेक्टली जो है एक्सचेंज की जाती है जो इकोनॉमी के अंदर। सो ये एक प्री मॉनेटरी सिस्टम है। मैंने जैसे बताया है कि ये विदाउट कॉइनेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी प्रकार के जो है ना वो कॉइन सिस्टम नहीं है। सो ये बिना कॉइन सिस्टम के जो है ना इकोनॉमी रन करती है और उसका सारा जो बेसिस है वो बार्टर सिस्टम पर डिपेंड करता है। सो इसलिए इसे प्री मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। सो ये इंटायरली जो जो कॉइन इकोनॉमी की इन्वेंशन से पहले की सारी इकोनॉमी की बात हो रही है। और बार्टर सिस्टम को जो रेगुलेट करता था ना सिस्टम, वो सिस्टम होता था स्टैंडर्डाइज सिस्टम से। स्टैंडर्डाइज सिस्टम दो चीज़ें थी उसमें, एक तो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, दूसरे स्टैंडर्डाइज्ड सील्स। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स क्या होते थे, ये चीज़ों की जो मेजरमेंट करनी होती थी जब एक दूसरे से चीज़ को एक्सचेंज करना है।
उसमें काम आती थी। सो अगर आप चीज़ों को नाप तोल सकें, तो ये चीज़ें आपको आसानी देती हैं बार्टर सिस्टम के अंडर वर्क करने में। और दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज सील। जब भी ट्रेड होता था तो चीज़ों को ऑथेंटिकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, सिक्योर करने के लिए सील्स का प्रयोग होता था। जिसके पास जो सील होती थी, जो उसका एक स्टैंडर्ड होता था, तो चीज़ों को एक्सचेंज करने में, दूर दराडे के ट्रेड में काम आती थी। सो सील्स और वेट सिस्टम जो है ना, वो एक तरह की फैसिलिटेशन देता था सो एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि बार्टर सिस्टम में काम करने के लिए। सो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि जो एक्सचेंज सिस्टम है वो जो दूर दराडे का जो ट्रेड नेटवर्क होता था, उसमें एक मैकेनिज्म का काम करता था। इससे एक तो ट्रांजैक्शन होती थी वो फेयरनेस से होती थी, कि हर किसी को एक तरह का ट्रस्ट होता था कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ठीक हो रही है। दूसरा ये है कि इसने क्या किया है, जो जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम था, इसने एक तरह की कमर्शियल यूनिफॉर्मिटी लेकर आया सारे जो जो रीजन था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंडर आता था, उसमें एक तरह का एक स्टैंडर्ड सेट हो गया था, इस प्रकार से ही ट्रेड किया जाएगा। और इससे जो है ना वो लगातार जो है ना वो जो कॉमर्स था वो दूर दराडे के इलाकों में भी होना पॉसिबल हो पाया। सो अगर आप बात करो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की, तो जो सो रॉ मटेरियल के जो है ना वो इम्पोर्टेंस ये थी कि ये जो ट्रेड था वो जो असेंशियल जो रॉ मटेरियल होता था, जो इंटायरली किसी भी लोकल रीजन में अनअवेलेबल है, उसको प्रोवाइड करवाता था दूसरे जो दूर दराडे के इलाके हैं जहां से इसको लाया जा सकता था। सो एक तरह की इंपोर्ट लाइंस रहती थी। और इससे क्या होता था, जो जो हाईली स्पेशलाइज्ड जो अर्बन क्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना, वो काम कर सकती थी, क्योंकि अगर उनके पास चीज़ें होंगी तभी उनसे कुछ फिनिश्ड गुड बनाया जा सकता है। तो अगर आप देखोगे कि जो रॉ मटेरियल है, उन उनमें इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन कौन से थे जिनका इंपोर्ट किया जाता था, उनमें आता है एक तो जो जो मेटल्स हैं जो खुदाई के जरिए निकाले जा सकते हैं, उनमें आता था कॉपर, गोल्ड, टिन, लेड, जिंक। ये ये जो मटेरियल होते थे, मेटल्स होते थे, ये स्पेशलाइज्ड जो माइनिंग जोन है जहाँ से इनकी खुदाई की जाती थी, वहाँ से इंपोर्ट किए जाते थे अर्बन सेंटर्स की तरफ। दूसरा होता था जो स्टोन्स और शेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंशियंट वर्ल्ड है उनमें स्टोन्स और शेल्स की जो इकोनॉमी है। सो जो सेमी प्रीशियस जो स्टोन्स हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण जो पत्थर हैं, और जो मरीन शेल्स हैं, ठीक है, चर्ट है, लेपिस लोजली है, ये सारे इंपॉर्टेंट पत्थर हैं जो इंपोर्ट किए जाते थे। और शेल्स जो होते थे वो जो समुद्र के बीच में से या समुद्र के किनारों से जो मिलता था, जो मटेरियल जो जिसको बाद में तराश कर एक डेकोरेशन के रिगार्डिंग या ऑर्नामेंट्स के लिए जो है चीज़ों को जो यूज़ किया जाता है। सो इसकी इंपॉर्टेंस यही है, एक तो जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल की भी ये बहुत ज़रूरी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए। दूसरा जो जो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो अलीट जो 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 ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी या लग्जरी आइटम्स बनाना चाहते थे, उसके लिए भी रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी है। सो एक तो पहली ज़रूरत है इसकी यूटिलिटी गुड्स के लिए, वो चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल काम आता था, जो फंक्शनिंग टूल्स बनाने के लिए, जिनसे आगे चीज़ें को बनाया जाएगा, जहाँ इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसके लिए ये चीज़ें आती थी। दूसरा एथलीट के लिए जो चीज़ों को बनाया जाता था। अगर आप बात करो तो चार्ट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं ना, मेनली वो जो अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन से हमें जो पता लगता है वो यही है कि जो इसकी रॉ मटेरियल और इसके ऊपर काम करने वाली जो वर्कशॉप्स हैं, वो हमें जो मिलती हैं, जो इसका सुक्कर हिल्स और रोहरी हिल्स में। जो मेजर जो या इसका जो रॉ मटेरियल निकाला जाता था वो सुक्कर हिल्स से निकाला जाता था। ये सिंध के इलाके में पड़ती हैं, और रोहरी हिल्स ही उसके पास में है, जहाँ पर से ये इसके लिए जो इंडस्ट्रियल जो है ना वो प्रोडक्शन की जाती थी। चर्ट क्या होता था, एक सिलिका का जो बना हुआ एक सेडिमेंट्री रॉक है, और ये एक तरह का एक तीखे ब्लेड का काम करता है। सो इस मटेरियल की बहुत ज़रूरत है एंशंट टाइम पर। सो ये जो है ना, ये जो चर्ट जो है, जो ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक हाईली जो स्पेशलाइज्ड जो एक एक तरह का काम होता था, उसमें काम किया जाता था। और इसके लिए जो है ना वो जो इंडस्ट्रियल वर्कशॉप्स थी वो मिलती हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में।
सो इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि ये एक इम्पोर्टेंट एक टेक्नोलॉजी थी जो जो आपको मतलब कि अर्लीस्ट जो मास प्रोडक्शन चर्च की जाती थी उसकी एक एग्जांपल मिलती है साउथ एशिया में। और ये एक स्पेशलाइजेशन वाला एक कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम का एक काम है। तो उसके अलावा हम अगर आप बात करें कॉपर की, तो कॉपर की जो प्राइमरी जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान का जो एरिया है वो मेनली जो प्राइमरी माइनिंग हब है। और इसमें जो है ना खेतरी माइंस बहुत पॉपुलर हैं, मशहूर हैं एंशियंट टाइम से ही हाई क्वालिटी का कॉपर पैदा करने के लिए। उसके अलावा जो कॉपर के ही अलावा जो है ना वो एक लेड और जिंक की भी इम्पोर्टेंट जो है ना वो रीजनल जो है ना हमें मिलते हैं डिपॉजिट्स जहाँ से लेड और जिंक को प्राप्त किया जाता था। सो कॉपर का जो मेनली जो है ना वो हाईली वर्सटाइल यूज होता था ताकि जो एंशियंट इंडस्ट्री है और क्राफ्ट्स हैं उनको बनाया जा सके। सो इसका जो सबसे जो काम होता था इससे तो एक तो बुनियादी जो चीज़ें हैं ना वो बनती थी जो टूल बनाने के लिए आगे काम आती थी, वैसे टूल बनाए जाते थे कॉपर के जरिए। और इससे जो है कॉपर से ही ऑर्नामेंट्स और जो फैशन की जो चीज़ें हैं उनको भी आर्ट की जो चीज़ें हैं वो भी पैदा की जाती थी। सो जो को, को ये जो मेटल्स का खासकर कॉपर का जो प्रोडक्शन है ये ओवरऑल जो है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो काम एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है। और इससे जो है टेक्नोलॉजी और मेटल्स के रिगार्डिंग जो साइंस है उसको एडवांस किया गया था। उसके अलावा अगर हम गोल्ड गोल्ड और अदर प्रीशियस जो स्टोन्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले जो गोल्ड है वो हमें प्राइमरली जो एंशियंट टाइप में कोलार गोल्ड फील्ड से मिलता है जो एक मेजर सोर्स है गोल्ड की खुदाई के लिए। और दूसरा है इंडस रिवर का जो सैंड है वहाँ से भी हमें गोल्ड डस्ट के जो है ना रिवर के में से वो डिपॉजिट मिलते हैं। उसी तरह अगर प्रीशियस स्टोन्स की बात करो तो गुजरात में जो है ना वो जो प्रीशियस स्टोन्स हैं जो सेमी प्रीशियस स्टोन का जो एक तरह का ज़्यादा एक तरह की रॉ मटेरियल हमें मिलता था। उसी तरह लेपिस लोजली जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट एक पत्थर होता था जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया से इंपोर्ट किया जाता था। और इनकी ये कोर इम्पोर्टेंस इकोनॉमी में यही होती थी कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए जो थे ना ये काम आते थे। और जो लग्जरी इंडस्ट्री होती थी ना जिसमें बीड मेकिंग और अदर जो क्राफ्ट्स थे उनको चलाने में ये मदद करते थे। अगर फूड ट्रेड की अगर बात करो तो फूड ट्रेड जो है ना वो हाईली डिवर्स है। और ये डेली जो एसेंशियल है उनके साथ साथ ये लीड प्रोडक्ट्स का भी इसमें एक तरह का मिक्सचर रहता था। एसेंशियल में जो होती हैं वो जो डेली का जो फूड की जो चीज़ें हैं वो ट्रेड की जाती थी। लग्जरी गुड्स में जो है ना हाई वैल्यू की जो स्पेशलाइज्ड रिसोर्स होते थे जो फूड के जो एलीट ने जो खाने होते थे जो उनकी डाइट का हिस्सा होते थे वो भी ट्रेड किए जाते थे। सो इनको जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था जो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर के जो चीज़ें होती थी वो तो उनकी उनमें ग्रेन्स और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते थे उनकी मूवमेंट की जाती थी। और लाइफ स्टॉक में जो की एनिमल प्रोडक्ट्स होते थे उनको किया जाता था। सो ये जो 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 ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले ये गुड्स दो होते थे और ये कंसिस्टेंटली जो है ना डेली सप्लाई जो एसेंशियल गुड्स की जो बनाकर रखते थे। इनकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये सिटीज़ को जो अगर सप्लाई रहेगी तो ये शहर चलते रहेंगे अच्छे से। और इससे जो है ना अर्बन सेंटर और विलेजेस के बीच में एक अच्छा फूड प्रोड्यूसन का जो एक ना एक कनेक्शन बना रहता था। और रूरल अर्बन इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेट रहती थी। अगर आप बात करो ट्रांसपोर्ट की तो जो कार्ट्स के द्वारा जो है ना वो ट्रांसपोर्ट की जाती थी चीज़ों को। दो पहिया जो कार्ट्स होते थे जो जो नॉर्मली आजकल हम जो है ना उसका ट्रेंड बहुत कम हो गया है लेकिन अभी भी आप गांव में चले जाओ तो आपको देखने को मिलता है। सो ये प्रिंसिपल चीज है टू व्हील्ड कार्ट्स जो है ना जो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट के। ये याद रखना ये लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए। सो इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं जो हम मॉडल जो टॉयज देखते हैं उससे हमें ये एविडेंस इसके आर्कियोलॉजिकली जो मिलते हैं जो ब्राउन्स के जो मॉडल्स हैं जो ब्राउन्स के से बनी हुई चीज़ें हैं और जो टेराकोटा जो मिट्टी के जो बने हुए कार्ड्स हैं उनसे। सो उसी तरह से हमें जो है ना साइड ट्रैक से भी जो जो मतलब कि जो हमें जो व्हील्स के जो है ना इम्प्रेशंस मिलते हैं कार्ड्स के जो है ना वो ट्रैक्स मिलते हैं भी इन पर ये चीज़ें कभी चली होंगी।
सो इनका जो है ना, इनमें जो ऑब्जर्वेशन जो ली गई है इनके स्ट्रक्चरल और हिस्टोरिकल कोरिलेशंस की, उसमें हम देख सकते हैं कि जो जो व्हील्स है ना, ये जो इसका जो यूज़ है वो अभी भी मतलब कि आज भी साउथ एशिया में आपको देखने को मिलता है। सो उस समय भी ये रहता होगा। सो इसका यही है इम्पोर्टेंस कि जो जो कार्ट्स के द्वारा जो ट्रेड ट्रांसपोर्ट होती है ट्रेड के लिए, ये चीज़ों की सप्लाई बनाने में बहुत अहम योगदान करता है सोसाइटी के अंदर। अब अगर आप बात करो पैक एनिमल्स की, पैक एनिमल्स का मतलब होता है कि वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, जानवरों की, पशुओं की जो पीठ पर जो चीज़ों को रख दिया जाता है। सो जो पैक एनिमल्स हैं वो एक तरह के जो कारवां जाते थे, लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रेड होता था ज़मीन के रास्ते से, उसमें काम आते थे। पैक एनिमल्स में जो जानवर यूज़ होते थे उनमें बल्द, शीप, गोट्स और डोंकीज जो थे ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। कैमल्स का भी यूज़ होता था, लेकिन इनका लिमिटेड जो यूज़ है हमें मिलता है जो एंड हो रहा है मेच्योर हड़प्पन पीरियड का, उस समय तक। हॉर्सेस का जो है ना वो स्पेशलाइज और हाईली रिस्ट्रिक्टेड जो होता था ना, वो एक तरह का ट्रेड ट्रांसपोर्ट ऑप्शन होता था। ये ज़्यादा उस समय तक जो ना घोड़ों का जो है प्रचलन नहीं था, ये माइनर रोल प्ले करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हालांकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का जो पीरियड है उनमें घोड़ों का एक अहम योगदान बन जाता है। सो ये हैं, ये जो पैक एनिमल्स हैं ये भी जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस जो ओवरलैंड जो ट्रेड रूट है उनमें एक अहम योगदान देते हैं पैक एनिमल्स। अब रिवर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करो तो रिवर में जो होता है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कमर्शियल ट्रेड रूट है वो होता है इंडस रिवर का, सिंध दरिया का। ये इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेजर जो कमर्शियल जो ट्रेड होता है इस नदी के जरिए होता था। और इसमें जो जो ज़्यादातर जो चीज़ों को यूज़ किया जाता था वो चीज़ें यूज़ की जाती थी बोट्स वगैरह को। सो ये जो होता था इस जो कच्चा माल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड्स थे ना, ये सभी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती थी। इसकी एडवांटेज यही होती है कि ये एक तो एफिशिएंसी है कि बड़ी भारी चीज़ों को जो है ना नदी के रास्ते से ज़्यादा आसानी से लेकर जाया जा सकता था, और इसकी कीमत भी ओवरलैंड जो ट्रेड होता था उससे ज़्यादा कम होती थी। और इसकी इम्पोर्टेंस यही है वाटरवेज की। सो ये जो इंटीग्रेटेड जो सेटलमेंट्स हैं जो दरिया के किनारे किनारे पर हैं वहाँ से ये ट्रेड करना ज़्यादा आसान रहता था। सो इससे जो इनलैंड जो ट्रेड था ना वो ज़्यादा अच्छा हो जाता था। अगर आप समुद्री ट्रेड की बात करो तो समुद्री ट्रेड है कि जो समुद्र में जो किया जाता था मीट टाइम ट्रेड जो था। सो जो इसमें जो है ना हड़प्पन जो थे ना वो उन्होंने इसका भी काफ़ी जो है ना वो डेवलप्ड किया हुआ था, और जो ग्लोबली जो सी ट्रेड था उसमें एक हिस्सेदारी उस समय रखते थे। सो इनके लिए जो जो करेक्टर जो कनेक्टेड जो रीजन्स थे जो मीर टाइम ट्रेड के लिए जहाँ से समुद्री जहाज निकलते थे, उनमें गुजरात का एरिया, मकरान कोस्ट, पर्शियन गल्फ, ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया, ये रीजन आपस में जो थे उस समय उस समय का जो ट्रेड होता था एक तरह का बाहरी इलाकों के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। सो ये सारे इलाके आपस में एक कनेक्टेड थे मेसोपोटामिया तक। मे भी आज के हिसाब से आप कहें तो जो ईरान का इलाका है और अरब पेनिनसुला है, ठीक है, ये और भारत का जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इलाका है ये आपस में कनेक्टेड थे। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें जो साइट मिलती है वो लोथल की है, जो जो मीर टाइम ट्रेड में इंपॉर्टेंस देती है। सो इससे यही होता है कि मीर टाइम जो ट्रेड है इससे हमारी कमर्शियल एक्सपेंशन होती थी और ट्रेड नेटवर्क्स में और मैरीटाइम स्पेशलाइजेशन में जो है ना वो बढ़ावा मिलता था। इंटरनल जो ट्रेड रूट्स थे उनकी अगर बात करो, जो ज़मीनी रास्ते थे ये तो हमने जो पहले बात की है, ये समुद्र और दरियाओं के जो जो जरिए जो वाटरवेज थे उनकी बात की है। अगर आप उन जो ज़मीनी कनेक्शंस की बात, सिंध और बलूचिस्तान का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी तरह कोस्टल जो समुद्री और अपर सिंध का जो इलाका था उनमें सिंध दरिया और राजस्थान का कनेक्शन, पंजाब और गुजरात के लिंक्स। सो ये इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट्स थे, और इनका जो ट्रेड की जो रूट्स की जो एवोल्यूशन हुई है उनमें जो है ना वो बहुत सारे ट्रेड रूट्स हैं जो अर्ली हड़प्पन फेज में ही बन गए थे। मच्योर हड़प्पन फेज में ये और ज़्यादा बढ़ गए थे। सो इससे जो है ना कल्चर की और इकोनॉमी की जो इंटीग्रेशन जो हुई है ना इन ट्रेड रूट्स के जरिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओवरलैंड जो ये तो जो इंटरनल ट्रेड रूट्स थे, ओवरलैंड जो रूट्स थे वेस्ट एशिया को, पश्चिमी एशिया को, उनमें जो आता है वो जो इंपॉर्टेंट रीजन्स कनेक्टेड थे वो अफगानिस्तान का, नॉर्दर्न ईरान, तुर्कमेनिस्तान और मेसोपोटामिया, ये चार रीजन जो थे, जो नॉर्दर्न साइड के जो आप कनेक्टेड थे। उसी तरह अगर आप सदर्न साइड में जाओ, तेपिया, जलालाबाद, सुसा और ये एंशंट जो प्लेसेस थी, ये आपस में कनेक्टेड थी। सो इससे यही होता था कि जो नॉर्दर्न साइड और सदर्न साइड में जो थी वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो मर्चेंट्स थे वो इन सिविलाइजेशंस के लोगों के साथ एक तरह का कनेक्शन रखते थे, और चीज़ों का आपस में, और चीज़ों का और विचारों का आपस में आदान प्रदान करते थे। अगर आप मी टाइम रूट्स की जो बात करें तो जो जो कोस्टल हब्स हैं, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें लोथल, कुंतसी, धोलावीरा, सुक्तागंडो और मकरान जो थे ना, वो इम्पोर्टेंट हैं। और ये इनकी अगर आप नेविगेशन की अगर बात करो तो ये अरेबियन सी को क्रॉस करके पर्शियन गल्फ में जाते थे, ताकि ये मेसोपोटामिया तक पहुंच सकें। सो ये भी जो है ना, ऑर्गेनाइज जो मी टाइम ट्रेड है उसकी वर्ल्ड हिस्ट्री में एक वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल है। सो ये उस समय की जो नेविगेशन और कमर्शियल जो टेक्निक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक अच्छी मिसाल है। अगर आप बात करो जो ट्रेड किया जाता था अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के साथ, तो अफगानिस्तान का जो शुरतुगोई का जो साइट थी, ये स्थापित की थी गई थी एज ए मेजर ट्रेडिंग पोस्ट, जहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के इम्पोर्टेंट जो प्रोमिनेंट जो चीज़ें होती थी वो रखी जाती थी ट्रेड के लिए। सो ये एक ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल सेटलमेंट थी। तो जहाँ से ये क्या करते थे, अपनी जो चीज़ें देते थे, और कच्चा माल और स्पेशली लैपिस लोजली, जो मैंने बताया था, ये कीमती पत्थर अफगानिस्तान से आता था, इसको ट्रेड किया जाता था। सो इस तरह से ये जो इलाका है लैपिस शुतुगोई का, ये सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन को कनेक्ट करने के काम आता था। उसी तरह पर्शियन गल्फ से अगर आप बात बात करो, तो अगर हमें इसके जो एविडेंस मिले हैं ना, आर्टिफैक्ट्स के, सो वो देखें, बहरीन, फैल्का, हजर, यहाँ से हमें हड़प्पन सील्स, स्क्रिप्ट, बीड्स और पोट्री के जो है ना, जो एग्जाम जो हमें एविडेंस मिले हैं। सो ये सो जो हमें इंसाइट्स इसके बारे में कैसे पता लगती हैं, वो ये है कि जो जार फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें हड़प्पन जो राइटिंग्स की लिखे हुए मिलती हैं। सो इससे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जो पेशिबल गुड्स थी उनके ट्रेड में। सो हमें लॉजिस्टिक और राइटिंग के एक तरह के एविडेंस मिलते हैं। सो इसका इम्पोर्टेंस यही है कि ये ओवरसी जो ट्रेड था, ये अक्रॉस द पर्शियन गल्फ जो चलता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अगर आप ओमान के साथ ट्रेड की बात करें, तो इसमें हमें जो की आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ना, वो हमें मिले हैं ना, कार्नियल बीड्स हमें मिले हैं, ठीक है, हड़प्पन स्टाइल सील्स मिले, पोट्री, क्यूबिकल स्टोन वेट्स के जो मटेरियल मिला है, आइवरी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। और जो ओमानी के साथ मतलब कि जो ट्रेड किया जाता था, उनमें ये कोलराइट वेसल्स और शेल प्रोडक्ट्स होती थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को जो है वो प्रोवाइड करते थे। इसका इम्पोर्टेंस यही है कि ये जो है ना, वो एक तरह की एक समुद्री रास्ते से जो है ट्रेड की एक मिसाल थी, और लग्जरी चीज़ों का और और दूर दराडे के इलाकों से एक ट्रेड करने की ये एग्जांपल है, जो ट्रेड किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओमान के द्वारा। मेसोपोटामिया के साथ जो हमें है ना, वो जो टेक्स्ट जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि शिप्स जो आए थे वो दिलमुन, मागन, मलोहा। सो ये जो तीन जो नाम है ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ आइडेंटिफाई किए जाते हैं। इसके लिए जो की आर्टिफैक्ट्स हैं ना, वो हमें जो मिलते हैं मेसोपोटामिया से, किश, लगाश, निपुर, उर्स से, वो हड़प्पन सील्स और कैरनियल बीड्स हैं। सो इससे पता लगता है कि इनका जो है ना, वो एक तरह का जो ट्रेड है सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया के साथ था, जिसको कि टेक्सुअल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दोनों ने प्रूफ किया है। उसी तरह हड़प्पन जो हैं वो क्या क्या एक्सपोर्ट्स करते थे, एक्सपोर्ट क्या करते थे, अगर हम देखें, उनमें कार्नियल बीड्स, टेक्सटाइल्स, शेल ऑब्जेक्ट्स, आइवरी आर्टिफैक्ट्स, बीड्स, चट वेट्स, ये सभी चीज़ों को है ना, जो
वो एक्सपोर्ट करते थे हड़प्पन से। सो इनकी जो 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 लग्जरी इंडस्ट्री थी, एक तरह की जो एक क्राफ्टमैनशिप के जरिए बनी थी, एडवांस्ड क्राफ्टमैनशिप के जरिए वो दूसरे जगहों पर अपना मटेरियल भेजने के काम आता था। सो एक तरह की ये एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी जो स्किल्ड आर्टिजन्स के ऊपर बनी हुई थी। और पोर्ट जो क्या करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसमें मैंने जैसे बताया पहले भी कई लेक्चर्स में, लेपिस लाज़ुली, जेड टिन, क्लोराइट वेसल्स, ग्रीन सिचिस्ट वेसल्स, और ये सभी चीज़ें हैं ना जो एक तरह की लग्जरी इंडस्ट्री के लिए जो थी ना वो चीज़ें होती थी। और जो बहुत कम मिलता था जो कच्चा माल वो था होता था। इससे जो है ना स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग को जो है बढ़ावा मिलता था। क्या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये फॉरेन ट्रेड उस समय ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट था? हिस्टोरियन जो है ना इस पर वो काफ़ी जो है ना वो डिसएग्री करते हैं। पहला व्यू ये है कि एक्सटर्नल प्रोस्पेरिटी का, वो यही है कि जो फॉरेन ट्रेड है मेसोपोटामिया के साथ उसने इसकी प्रोस्पेरिटी में काफ़ी बढ़ावा दिया। दूसरा व्यू ये है कि इंटरनल इंपॉर्टेंस का, इंटरनल ट्रेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें बहुत कम आर्टिफैक्ट्स मिले हैं मेसोपोटामिया में, और बहुत कम मिले हैं आर्टिफैक्ट्स मेसोपोटामिया के हड़प्पा में। सो इस तरह से जो ये कहा जा सकता है जो लोकल चीज़ें हैं ना, जो इंटरनल जो ट्रेड है वो ही अपने आप में सफिशिएंट था। सो इससे यही कंक्लूजन निकल सकता है जो इंटरनल ट्रेड है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी में फॉरेन ट्रेड के मुकाबले हड़प्पन सिविलाइजेशन में। सो हड़प्पन ट्रेड की जो महत्ता क्या है कि ये शो करती है, एक तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, एफिशिएंट रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का, स्टैंडर्डाइजेशन, एडवांस ट्रांसपोर्ट और मर्चेंट नेटवर्क्स की। और ये लिंक करता है विलेजेस, सिटीज को, पोर्ट्स को, माइनिंग रीजन्स को और फॉरेन लैंड्स को। इससे आउटकम क्या निकला, वो ट्रेड नेटवर्क निकले जो जो चीज़ों ट्रेड को जो है ना वो जो अर्बन सिविलाइजेशन के ट्रेड को सपोर्ट करते थे, उसको ग्रो करते थे। सो अंत में यही कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल जो नेटवर्क हैं ब्राउन रेंज के, ये सबसे पहली जो एग्जांपल, सब वन ऑफ द पहली जो एग्जांपल है वो हमें देखने को मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जरिए। सो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स में अगर बात करो तो ये ऑर्गेनाइज्ड एक बार्टर सिस्टम था, स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम था वेट्स और सील्स का, और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो रिवर के जरिए, समुद्री रास्तों के जरिए और ज़मीनी रास्तों के जरिए आपस में कनेक्टेड था। और रीजनल स्पेशलाइजेशन थी, हर कोई ना कोई रीजन की कोई ना कोई महत्ता इंपॉर्टेंस थी। और इसका इम्पैक्ट यही है कि ट्रेड एक प्रिंसिपल फाउंडेशन है जिससे हड़प्पन अर्बन प्रोस्पेरिटी आई और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रही, और विलेजेस से लेकर ग्लोबल सिविलाइजेशन के साथ एक तरह का कनेक्ट किया गया था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा इंडियन सोशल साइंसेस के चैनल पर। सो अगर आपको हमारा ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।